आज के जो सबसे अहम तरीन तमाम मेहमान के बीच में सभी मेहमान हमारे लिए मुकर्रम हैं, लेकिन जामे हमदर्द के वाइस चांसलर अफशार आलम साहब जो सर सैयद के इस इदारे के चमकते हुए रोशन चिराग हैं। आपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, कंप्यूटर MCA किया था, उसके बाद जामिया मिलिया से PhD किया और आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज वाइस चांसलर बनना कितना कठिन, मैंने बताया काम है। आपकी जो थर्स्ट एरिया है वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, डेटा माइनिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फजी डेटाबेसेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 10 किताबें लिख चुके हैं, 160 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स हैं और यहाँ तक पहुँचने में जो कांटों भरे रास्तों से गुजरते हैं वो आप सबको अंदाजा होगा। जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं देखा, ये ताज मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा रिश्ता कर दिया। उन लोगों में है जिन्होंने इस जापेशानी के साथ जद्दोजहद और संघर्ष करते हुए ये मकाम हासिल किया है। मैं बड़े गर्व से गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर अफशार आलम, हमारे लिए फख्र की बात है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक सपूत, माया ना सपूत आज जामे हमदर्द की कमान संभाले। अजय चौधरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त और दिल्ली में हमारे अलीगढ़ ओल्ड बॉय के सबसे बड़े सितारे हैं। जज शाहिद रजा साहब, जज परवेज अख्तर साहब, पूजा श्रीवास्तव मैडम, डॉक्टर प्रेरणा कोहली, नदीम रजा साहब प्रेसिडेंट ऑफ जाकिर हुसैन फाउंडेशन, साजिदा नदीम साहिबा जनरल सेक्रेटरी एंड सैयद तौकीर आलम खान साहब वाइस प्रेसिडेंट। तौकीर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल मैं श्रीनगर में था एक प्रोग्राम में जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस यूनानी मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो एक जामिया हमदर्द भी उसमें है और श्रीनगर की कुछ सेंटर्स थे, तो मुझे वहाँ मौजू किया गया कि आप सेंटर फॉर एक्सेलेंस कैसे पाए हैं वो चीज़ आप बताएं। तो फिर मुझे आना भी था और मैं कल रात में 11 बजे पहुँचा और सुबह फिर मैं अलीगढ़ के लिए निकला। तो मेरी डॉटर, मेरी एक ही बेटी है, वो लॉ की स्टूडेंट है, उसने कहा कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, इट मीन्स आप अब रिटायर होने वाले हैं क्या? हमने कहा नहीं, चलिए ये क्योंकि अलीगढ़ जाकिर हुसैन फाउंडेशन ने मुझे उस लायक समझा कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नवाजा। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। अभी मैं 2 साल से जामिया हमदर्द का वाइस चांसलर हूँ और हमने काफ़ी चेंजेस अपने एजुकेशन सिस्टम में लाया है। आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो उसमें मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ बैठी हैं केवाड़ी हैं जिनके साथ हम मेंटल हेल्थ क्लब भी चला रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रेंड काउंसलर्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं हॉस्टल्स में जाके। हम फिल्म के भी डायरेक्टर्स को, फिल्म स्टार्स को बुलाए और इंटरेक्शन कराया बच्चों से। जैसा कि आपको पता है कि मैं सर सैयद का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि सर सैयद ने जो चीज़ हमें बताया है हम उसको दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जामिया हमदर्द भी अलीगढ़ वालों का ही देन है और आपको पता होगा कि जाकिर हुसैन फाउंडेशन के बारे में मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा कि जाकिर साहब का कंट्रीब्यूशन, जिस तरह सर सैयद के गदर के वक्त में 1857 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने एक MOA कॉलेज बनाया, फिर वो यूनिवर्सिटी में उसी तरह जाकिर साहब, देखिए अलीगढ़ की हिस्ट्री रही है। खिलाफत के बाद AMU जो है, कुछ चीज़ें हैं माजरत के साथ बोलूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। 1923 के बाद अलीगढ़ में लीग का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे वो इसी अलीगढ़ में ही जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया, जिसका मतलब था कि हम जो मुसलमान नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनका अपना इदारा होना चाहिए। तो जाकिर साहब फिर 1920 में जामिया गए और जामिया मिलिया दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद हकीम अजमल ख़ां और बहुत सारे लोग जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बड़ा काम किया और जामिया मिलिया, आपको ये मालूम होगा कि 1947 तक जामिया की डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी। जामिया मिलिया की डिग्री रिकॉग्नाइज थी, वो नेशनलिस्ट लोग पढ़ते थे। इवन तक हमारे गवर्नर साहब किदवई साहब भी BA वहाँ से किए थे, फिर 47 के बाद वो MSc केमिस्ट्री करने बाहर गए, तब उनको जॉब मिला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो बड़ी हिस्ट्री है और मैं रियली जब मैं देखा कि जाकिर हुसैन फाउंडेशन मुझे ये अवार्ड दे रहा है, तो मैंने कहा कि मैं इसमें ना नहीं करूँगा, चाहे मुझे जितना भी ट्रैवल करना पड़े।
तो देखिए, जाकिर साहब का कंट्रीब्यूशन ये है, ऐसे काफ़ी लोग यहाँ बड़े लर्नेड प्रोफेसर्स हैं अलीगढ़ के, वो हिस्ट्री जानते होंगे कि 1948 में अलीगढ़ में आप वाइस चांसलर बने और 56 तक आप वीसी रहे। लेकिन आपको पता होगा कि उस ज़माने में आपके 47 में आपके वाइस चांसलर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बन गए और वो जाके डिक्लेयर कर दिए। तो अलीगढ़ की हिस्ट्री उस ज़माने में बड़ी ख़राब थी और मौलाना आज़ाद, गांधी जी, नेहरू जी, उन लोगों ने तय किया कि पहले तो ये था कि अलीगढ़ को हम लाहौर में शिफ्ट कर दें और लाहौर के डीएवी को हम अलीगढ़ को दे दें। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, जाकिर साहब को भेजो। और जाकिर साहब के बारे में मैं बता दूं कि जब अंतरिम गवर्नमेंट बन रहा था तो जाकिर साहब को गांधी जी ने कहा था कि ये हमारे गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन उस वक्त जिन्ना ने आपको अपोज किया कि नहीं, जाकिर हुसैन को हम अंतरिम गवर्नमेंट में, जो मिली जुली सरकार थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की और दो उसमें माइनॉरिटी के थे, तो उन्होंने आने नहीं दिया। जाकिर साहब अलीगढ़ आए और उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ को संभाला। तो जिस तरह सर सैयद अहमद का कंट्रीब्यूशन है 1857 के बाद, उसी तरह जाकिर हुसैन साहब का कंट्रीब्यूशन है 1947 के बाद। इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि जाकिर साहब ने क्या कंट्रीब्यूट किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। उन्होंने लाहौर जाने से बचाया अलीगढ़ को, और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग फ़ख्र से कहते हैं कि हम एक अलीग हैं और हम आज वाइस चांसलर बने जामिया हमदर्द में, तो वो सारा देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। एएमयू में हम लोगों को हॉस्टल लाइफ में लीडरशिप बताई जाती है। मैं अलीगढ़ में एज ए स्टूडेंट कोर्ट मेंबर भी रहा, तो मुझे प्रोसीडिंग्स के बारे में, कोर्ट की कोरम के बारे में, ये सारा चीज़ मैं अलीगढ़ में सीखा। तो जब मैं लेक्चरर था और बोलता था, लोग कहते हैं अरे आपको कैसे पता है? हमने कहा आई वॉज द मेंबर ऑफ एएमयू कोर्ट, दैट वॉज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ अलीगढ़। तो अलीगढ़ एक तहजीब, कल्चर और अलीगढ़ की एक मूवमेंट है। तो अलीगढ़ मूवमेंट सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है। आपने बहुत सारे सेंटर्स बनाया, मैं उस सेंटर्स के फेवर में उस ज़माने में नहीं था, क्योंकि जो चीज़ आप अलीगढ़ में सीख सकते हैं वो आप मल्लापुरम या किशनगंज या मुर्शिदाबाद में नहीं सीख सकते। ये मेरा अपना सोच था। मैं इसमें बहुत दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलीग हूँ और मैं अलीगढ़ जनरली आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अलीगढ़ आने से मैं 3-4 दिन डिप्रेशन में चला जाता हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का 10 बेहतरीन साल मैंने यहाँ गुजारे। सुबह मैम मुझे जानती हैं, मैं जब MCA कर रहा था, आप उस वक्त MPhil या MSc टॉप किया था, मुझे याद है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 27 साल गुजरे हैं। तो अब मैं अलीगढ़ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और ये काफ़ी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सिलेक्शन कमेटी या UGC कमेटी में मुझे मौका मिला AMU में काम करने का। तो मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बड़ा वो डिप्रेशन सा फील होता है कि यार फिर मैं अलीगढ़ को छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ अलीगढ़ आने के लिए। तो देखिए, क्योंकि आज मौजू आपके कॉन्फ्रेंस जो आपने सिंपोजियम रखा है उसमें भी मुझे चंद बातें बोलनी है। तो मैं सिर्फ जाकिर साहब के बारे में ये बताऊंगा कि आप जो खिदमत कर रहे हैं जाकिर हुसैन साहब का इस फाउंडेशन के तहत, वो रियली काबिल तारीफ़ है। आप जाकिर साहब के विज़न को और बढ़ाएं। स्कूल एजुकेशन पे मैं चाहूँगा कि फाउंडेशन स्कूल एजुकेशन डेवलप करे, क्योंकि जाकिर साहब का हमेशा कहना था कि फाउंडेशन स्कूल बच्चों का स्कूल में होता था। और जाकिर साहब के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ज़माने में जाकिर साहब अपने स्कूल में टीचर्स डे में उस दिन स्कूल के बच्चों को बोलते थे कि आप प्रिंसिपल बन जाओ, आप टीचर बन जाओ। तो उस वक्त साफ़ करने वाले लोगों ने किसी ने भरा नहीं, तो जाकिर साहब ने उस दिन स्कूल को सफाई करने लगे। तो स्कूल एजुकेशन एक फाउंडेशन है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक स्कूल खोलें और उसमें जाकिर साहब की जो विज़न और मिशन है उसको लागू करें, क्योंकि जाकिर साहब एक आम इंसान नहीं थे। मेरा ताल्लुक़ किशनगंज से है। मेरे चचा उनके स्टूडेंट थे, तो जब वो बिहार के गवर्नर बने तो उन्होंने मेरे चचा को बुला के वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली का मेंबर बनवाया। तो ये जाकिर साहब का, क्योंकि हमारे फैमिली में भी पर्सनली बड़ा एहसान है। और मैं जाकिर साहब के बारे में अक्सर दिल्ली में सर सैयद जाकिर साहब, मौलाना आज़ाद, इनके बारे में मैं अक्सर मुझे मौका मिलता है बोलने के लिए, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। इवन तक बाहर में भी मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ गया और बताया कि हर एक रिलेवेंस टाइम में सर सैयद की क्या पोजीशन थी, मौलाना आज़ाद क्या थे, जाकिर साहब क्या थे। तो जाकिर साहब के बारे में आज के डेट में जो न्यू ऐसे हमारे दोस्त अजय भाई ने बहुत अच्छी बातें की,
और मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, और क्योंकि 2:30 ऑलरेडी बज चुका है। जाकिर साहब का विज़न जो है वो अब बहुत सारे कम लोग जानते हैं। सिर्फ ये जानते हैं कि सलमान खुर्शीद उनके एक नवासे हैं, वो मिनिस्टर रहे, उससे ज़्यादा जाकिर हुसैन को कोई नहीं जानता। तो मैं चाहूँगा कि जाकिर साहब के उन पहलू को आप बताएं जो जाकिर साहब एज ए वाइस चांसलर, एज ए यूपीएससी मेंबर, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे उन्होंने मुल्क की खिदमत की, उन्होंने डेवलप किया लीडरशिप। तो मैं काफ़ी जाकिर साहब के बारे में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि जाकिर साहब पे जब अभी कोई आप कॉन्फ्रेंस करें तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, तो मैं उसमें आपको उनकी कहानी ज़रूर बताऊँगा जो जामिया स्कूल से रिलेटेड है। क्योंकि आज का मौजू इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन डिजिटल स्पेस है। ये इस बार का इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इस बार क्योंकि होली थी 8 मार्च को, तो हम लोगों ने भी 7 मार्च को एक ईव में किया ये। और मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा क्योंकि आज के सारे लर्नेड डायस मेंबर्स ने डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें की है, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ाया हूँ अपने एमटेक के स्टूडेंट्स को। तो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूँगा कि बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, और ये जितने भी डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं दैट इज़ द मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डिजिटाइजेशन ऑफर अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जेंडर इक्विटी, women empowerment, for delivering health and education service around the world. Digital adoption, and they can use offer women and girls in particular opportunity to overcome hurdle and they have faced in the physical world. Digital access and empower women and girls, extend to self in the world, increase civic engagement and raise awareness of their rights. Rapid advancement of information and communication technology increase the opportunity for the communication of use of ICT in the number of innovative ways. So ICT also harming and threatening women and girls in number of ways. Technology assists violence against women and girls in emerging as a global problem with the serious implications for the society and economic around the world. At the same time, ensuring equitable participation in the internet age created many challenges and stuck at the highest for vulnerable and underserved communities, particularly for women and girls. The expansion of digital space and transformative gain of interactive technology have also created new risk pattern and threat to women and young girls, providing the participants of gender-based violence with the new pathway for abusing victim in a large ungoverned digital space. According to Economics 2020, 85% women that are online either witness or experience harassment and other form of violence. Data also shows that 52% of women users in India do not trust in internet with their personal information. Women are 26% are less likely to accessible to mobile internet due to misgomy and harassment. A Web Foundation survey found 35% of young women and girls reported that online sharing of private, intimate image and video without their consent was their top concern about the internet. 52% of young women globally has experienced some form of digital harm, and 80% that believe that problem is getting more worse. There are many risks associated with the digital technology, including online harassments from strangers, cyber bullying, cyber stalking, unprotected sexual message or image, non-consensual sharing of intimate photos, child sexual exploitation, abuse, as well as data security and privacy risk. Women and girls and people for diverse gender are the greater risk of digital harm. So there is many ways, although India is doing very well in IT, but unfortunately our IT Act 2000 came up, and 2008 there was an amendment. After that there was no amendment, and many times the tribunal don't have chairman because High Court judge is a requirement, and I think very soon they appointed a chairman, and 7-8 years there was no chairman in the cyber tribunal. So this government should take serious view on that, so that tribunal will take many actions, especially under the IT Act. IT Act 2008 का अमेंडमेंट अभी तक नहीं आया है. अमेंडमेंट आएगा तो कुछ ज़्यादा आप एक्शंस कर सकते हैं. जैसे कि हमारे
दूसरे दोस्तों ने भी इसके बारे में बताया. So we have some recommendation of this symposium that more cyber police station and cyber crime cell has been set up of each state and district. Already DSP is heading here in Aligarh district, and there are more cyber thana in even in that taluka levels. Cyber forensic training laboratories should be set up. They are available in Mumbai, Pune, Kolkata and Bangalore, but it required in every capital of the state. And there is a matrimonial website have been ordered to adopt safeguard to ensure their user not to derive their fake profile or incorrect information. So there is a lot of way and means, and many my panelists has already talked about this, so I will not take too much time, and the time is lunch time is there and I have to go back to Delhi. I again thank and congratulate the Zakir Hussain Foundation who has chosen me as a lifetime achievement award. Although I am young, but okay, I will accept your award. But inshallah, whatever we discuss about that, the foundation should take on these recommendations and do whatever, because Aligarh is very close to our heart. All the learned professors are sitting here and they all are expert, and you will find any boy who is doing very well in other university, 100% that person is from Aligarh. So this is our pehchan, even in Jamia Millia, even in Jamia Hamdard, or JNU or Delhi University, everywhere you find Aligarh means they are leaders. In these words, I thank everybody who came here. Thank you very much.